और पिछले कम से कम 20 इलेक्शन का हमारा अनुभव है, एक आध दो अपवाद छोड़ दिया जाए जैसे उत्तराखंड की बात कर रहे थे, लेकिन 12-1 बजे तक का जो ट्रेंड है वो कम से कम उसी डायरेक्शन में जाकर के सेटल होता हुआ दिखाई देता है आखिर में। अगर वो माने तो मैं उसी अपना विश्लेषण में उस बेसिस पे करूंगा कि हाँ नहीं होने मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो फिर जनता की जो वो है वो सब सुप्रीम है, लेकिन अगर इन्हीं आंकड़ों को अगर देखें कि अगर यही आंकड़े नतीजों में अगर तब्दील हो जाएं, यही रुझान जी, तो आप कैसे देखते हैं कि ये किस तरह की पॉलिटिक्स को नकारा गया? एक तो मैसिव एंटी इनकम्बेंसी, आपने एकदम ठीक कहा, जो ये महिलाओं ने इस बार जो है पूरा नकारा है। लॉलेसनेस थी, वही नहीं था। आरजी कार का आप देखिए जो खड़ी हुई हैं उनकी माताश्री, वो अब जीत रही हैं, 5000 वोटों से जीत रही हैं। हाँ। और दूसरा इतना ज्यादा अपीजमेंट जो कि खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ममता जी का ये वो है, बोला उन्होंने कि अगर एक गाय से दूध लेते हो तो उसकी किक्स को भी सहना पड़ेगा आपको, ये कह रखा है उन्होंने। और आप पूरा मतलब वो तो डॉक्यूमेंटेड है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी मैं फिर भी ये कहूंगा, तो ये मतलब पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी गाय की तरह थी ममता। उन्होंने कहा ये अगर गाय दूध देती है तो उसके किक्स भी लेने पड़ेंगे आपको। और आप खुद जानते हैं जो किक्स सरकार को लग रहे थे कि वहां की बाकी की जनता को लग रही थी? नहीं, बाकी की जनता को तो अफेक्ट हो ही रहा था, वो तो उसमें कोई, बल्कि कभी तुष्टीकरण इतना ज्यादा हो गया था कि एक बार मुस्लिम कम्युनिटी ने ममता को चिट्ठी लिखी कि इतना अपीजमेंट मत करो। ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज ट्रू, यस। लेकिन इस पे आप आएंगे ना, एक यूनिटी की भी बात होती है। अगर आप देखिए अभी परसेंटेज वोट जो पड़ा है वो बीजेपी को अभी आई थिंक 44.2% पड़ा है, बिल्कुल। टीएमसी को 41% पड़ा है। 3% के आसपास का फासला देखिए, हाँ 3% का फासला है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिला के 7% पड़ा है। वही मैं कह रहा था, बहुत नुकसान। तो अगर ये यूनिटी ये खुद दिखाते तो हो सकता है ये हाल, अभी वही कह रहा हूं, कैविएट ये है कि अभी सिर्फ 19% वोट काउंट हुए हैं, लेकिन आगे चलते हुए इन्होंने ये बहुत कैटास्ट्रोफिक मिस्टेक्स करी हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एसके दत्ता भी जुड़ गए हैं और अश्विनी मिश्रा भी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। अश्विनी मिश्रा के पास चलते हैं। अभी जो आनंद रंगनाथन कह रहे थे अश्विनी जी कि अगर विपक्ष ने वहां थोड़ी भी एकजुटता दिखाई होती तो हो सकता है कि अभी स्क्रीन पे जो हम नीचे देख रहे हैं आंकड़े, ये आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे होते। कम से कम इतनी बड़ी हार तो नहीं होती, हार अगर हुई भी होती तो कम से कम ऐसी हार तो नहीं होती। तो पहले तो विपक्ष को सबक सीखना होगा इस नतीजे से या इन आंकड़ों से। नतीजे तो मैं अभी नहीं कहूंगा क्योंकि अभी रुझान ही है, तो लेकिन इन आंकड़ों से विपक्ष को जो सबक सीखने की जरूरत है, बार बार की हार के बावजूद वो सबक क्यों नहीं सीख पा रहे हो? अच्छा, एक मैं और ऐड कर दूं, अश्विनी जी ने इससे पहले आए। देखिए, मुस्लिम्स का जो वोट है ना वो स्प्लिट नहीं हुआ है। अगर अभी मैं आपके पहले मैंने बात कही, तो वो नोटा से कम वोट पड़े एआईएमआईएम। यस 15, 17, 50 ऐसे 5 राउंड के बाद एआईएमआईएम के लोगों को 50 और 100 वोट भी नहीं मिल पा रहे। एआईएमआईएम की जो मौजूदगी है वो वोट काट के बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाती है, और उसकी मौजूदगी से काउंटर जो पोलराइजेशन होता है उससे बीजेपी को फायदा होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हमने गुवाहाटी की तस्वीरें आपको दिखाई और किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कितना जोश और कितना उल्लास दिखाई दे रहा है। नहीं हो तो बीजेपी नहीं जीती, आपने कर दिया बिल्कुल सही। आप तो ऐसे नहीं सुनिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा सिंप्लीफाई करके देखना है। इस पर मैं 2 लाइन बोलना, देखिए क्या है, सवाल पूछा जवाब। बीजेपी के वोट का इस समय बात, मुस्लिम वोट के 2 ट्रेंड है। पहला है कि हमको बीजेपी को हराना है, उसके लिए वोट करते हैं। उसमें अगर उनको अपना कोई विकल्प मिल गया तो फिर उसके पक्ष में वो जा रहे हैं, जिसे बिहार में या महाराष्ट्र के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आया है। ये 2 इस समय मुस्लिम वोट का ट्रेंड है, उसको देख के अनुमान लगाइए। और ये जो कह रहे हैं इस बार ओवैसी से बीजेपी को महाराष्ट्र के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में डायरेक्ट क्षति हुई है। आपको मैंने 3-3, 4-4 नगर निगम में बीजेपी को उन्होंने क्षति पहुंचाया है। इसलिए ये एक बहुत हल्के में कह दिया जाता है कि वो ऐसा हो जाता है। एक लास्ट मेरा कहना है जो राशिद जी ने कहा, क्योंकि राशिद जी भी तो एक बार मैं अश्विनी मिश्रा से जो सवाल लिया था अधूरा रह गया। अश्विनी जी ये जो सबक है, ये यहां जो विश्लेषण करने के लिए लोग बैठे हुए हैं उनको समझ में आती है। जो लोग पॉलिटिक्स की थोड़ी कम समझ रखते हैं वो भी आंकड़े देखकर समझ जाते हैं कि यार अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। मतलब ये सीधा सीधा गणित जो दिखता है वो आपके नेताओं को और विपक्ष के लोगों को क्यों नहीं दिखता? पहली बात तो बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में विपक्ष
टीएमसी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी थी। तो विपक्ष एकजुटता की बात करना बंद कर दीजिए। वहां पर बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में टीएमसी सरकार में थी, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी थी। ये कौन सा, ये तो वो मीम आती है ना, जज्बात बदल दिए पलट। अब आते हैं शायद आप बुरा मान गए, दिल पे लग गई बात क्या उनको। कह रहे सत्ता में बैठे लोगों को विपक्ष कैसे कह दिया। माफ करिएगा लेकिन अब आप विपक्ष हो चुके हैं। नहीं, हम तो वहां भी विपक्ष में ही थे, हम बंगाल में विपक्ष में ही थे, हम सेंटर में भी विपक्ष में हैं। और बंगाल में टीएमसी को चुनाव जिताना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया नहीं, लेकिन बीजेपी को हराने का तो ठेका आपने उठा रखा है ना भाई। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस एक हम सबने मिलकर बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, उनके अगेंस्ट। उसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर स्टेट में कोई इश्यूज हैं तो हम उनको कॉल आउट नहीं करेंगे। अगर हमको लगता है कि कोई स्टेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर स्टेट को उसी तरीके से रन कर रही है जैसे भारतीय जनता पार्टी रन करती है, तो हम उसको कॉल आउट करेंगे। और यही काम माननीय राहुल गांधी जी ने किया था बंगाल चुनाव से पहले। ये जिम्मेदारी टीएमसी की बनती है कि अगर उनको अलायंस में जाना था, हमारे साथ अलायंस करनी थी, हमको ऑफर देते। वो राजनीति नहीं करते उस तरीके की जिस राजनीति के खिलाफ मूलभूत तरीके से इंडिया अलायंस खिलाफ है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम पे नहीं होनी चाहिए, हमेशा रोजगार पे होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पे होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की राजनीति एक जैसी होकर रह गई। और यही कारण है कि एक मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में घुसने का, जो कि ममता दीदी ने बहुत अच्छे से उनको परोस के दिया है। अच्छा, तो मैं आऊंगा ये भी अपने आप में एक बहुत रोचक बात आपने कही कि भाई एक कम्युनल जो पॉलिटिक्स है, हम वो नहीं करते इसलिए हम चुनाव हार जा रहे हैं। और जो बंगाल में जो नतीजे आ रहे हैं, लोग सेकुलर पार्टी है एआई मुस्लिम लीग यूएमएल के साथ जो लोग गठबंधन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सेकुलर पॉलिटिक्स पहले असम में एआई के साथ किए, वो भी सेकुलर पार्टी। आपको कल से मैं सुन रहा हूं मुस्लिम लीग से बहुत प्यार है। आप मुझे ये बता दीजिए, अगर मुस्लिम लीग ऐसी ही खराब थी, भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाके मत्था टेक के क्यों आए? वो तो मुस्लिम लीग वाली थी जो हमारा बंटवारा करके गए थे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जब 1980 में गठन हुआ था, उसके सबसे बड़े फंडर जिन्ना के पर पोते हैं। तो आप कभी कभार भारतीय जनता पार्टी तरफ भी चला घुमा के देख लिया करिए कि उनको मुस्लिम लीग से कितना प्यार है। हिंदुस्तान की सारी पार्टियां टीएमसी की सुजाता मंडल हमारे साथ जुड़ गई है। हमारा संविधान नहीं बोलता है कि आप राजनीति करें धर्म के नाम पर। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हिंदुस्तान में सपोज टू बी सेकुलर होनी चाहिए। 2004 से 12 तक वही दशा नहीं आता कि तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये बड़ा सेकुलर स्टेटमेंट है। मंगलसूत्र छीनना सेकुलर स्टेटमेंट है। वो तुम्हारे सारे घर ले जाएंगे, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ले जाएंगे, ज्यादा बच्चे हैं, ये आपको बड़ा सेकुलर लगता होगा। आप पीला पहन के आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे ड्रेस पर भी उतना ही पीला पहनूं, उजला पहनूं। देखिए इन्होंने कहते हैं कि रंग का कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने इनका पीला रंग देख लिया तुरंत में। जितना कॉम्युनल पॉइजन इन्होंने फैलाया सारा नेता भी नहीं फैलाते। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ अमित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये जो कह रहा हूँ, जो सेकुलर वाली बात और सांप्रदायिक वाली बात जो हो रही है, सांप्रदायिक अगर चलिए इधर हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग ने भी बहुत इलेक्शंस कवर किए हैं। बिहार के इलेक्शन हो या लोकसभा के चुनाव, जब हम लोग कोई मुस्लिम लोग के पास जाते थे या उनके बात करते थे या जहां पे ग्रुप होता था, तो उन्हें यह बताया जाता था कि भाई आप एकजुट हो जाइए, क्योंकि अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो बीजेपी जो है देश में हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगा। तो ये किस तरह की बात थी। दूसरी बात, बंगाल में दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ पड़ गया, तो मुहर्रम के चलते दुर्गा पूजा का विसर्जन एक दिन डिले कर दिया गया। तो ये सब चीजें सांप्रदायिक नहीं है, ये सब सेकुलरिज्म का पार्ट है। ये अजीब सी चीजें होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं और नहीं, संभवतः यही बात है, नहीं यही बात है जो पश्चिम बंगाल समेत देश के ज्यादातर राज्यों में लोगों को चुभती है। नहीं वही भाई ये किस तरह की पॉलिटिक्स है। रंजीत जी यही होता है। मैं वही बात कह रहा था। मैं आऊंगा इस पर लौट के आऊंगा, लेकिन जरा सुजाता के पास चलते हैं। सुजाता मंडल हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता जी, अभी भी आपको उम्मीद बाकी है इन आंकड़ों को, इन रुझानों को देखने के बाद? अभी भी लग रहा है, थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने कहा कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम डटे रहिए, अभी 4-5 राउंड की गिनती हुई है, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है और हम जीतेंगे। अभी भी आपको लगता है करीब 5-5.5 घंटे के आसपास काउंटिंग हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि अभी भी कोई उम्मीद बाकी है टीएमसी के लिए? देखिए, उम्मीद तो सकता है। उम्मीद तो लाइफ में आप जितना दिन जिंदा रहोगे उतना दिन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उम्मीद से हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आज मतलब जनता जनार्दन का आशीर्वाद मतलब भाजपा के पास गया, तो उन लोगों को बधाई है।
क्योंकि जनता जनार्दन जिसके साथ चलिए, देगा बधाई दे दी आपने, यानी कि यही रूल्स है। ठीक है, तो मतलब जैसे आप सोचिए 2019 में 303 सीट मिला भाजपा को सेंट्रल में, उसके बाद 240 में उतर गया 2026 में, तब भी सत्ते में है दो पार्टी का हाथ पकड़ के, चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार का। तो मतलब सभी हो सकता है। मतलब आज अगर पश्चिम बंगाल में जनता जनार्दन भाजपा को आशीर्वाद किया है तो ऐसा सोच समझ के किया है कि बंगाल में शायद इससे भी ज्यादा उन्नयन होगा, इसके भी ज्यादा जनता जनार्दन खुश रहेगा, बंगाल शायद पश्चिम बंगाल इंडिया का नंबर 1 राज्य बनाएगा, जो बोला है वो लोग, ये सोच के ही दिया है। तो इसके बाद हम लोग को देखने के लिए तैयार है कि पश्चिम बंगाल देश का सबसे पहला स्टेट बने, सबसे ज्यादा उन्नयन हो, सबसे ज्यादा काम हो, सबसे ज्यादा सुरक्षा हो। जो सोच के जनता जनार्दन दिया है उन लोगों का बातें सुन के, वही तो हम ये लोग आपको ये देखने भी लगता है कहीं सुजाता मंडल की ये सारी जो चीजें आप गिना रही हैं कि ज्यादा उन्नयन हो, ज्यादा सुरक्षा हो, ज्यादा महिलाओं के लिए अच्छा माहौल हो, ये सब कुछ आप देने में शायद कहीं कमी रह गई, कुछ चूक हो गई? देखिए, बहुत साल अगर कोई भी पार्टी रहेगा तो जनता के मन में, किसी का मन में खुशी रहेगा, किसी का मन में नाखुशी रहेगा, ये तो होता ही है। मैं तो आपको यही बोल रही हूँ कि हम लोग इतना दिन 2011 से सत्ते में है, भाजपा जैसे मतलब वामफ्रंट जैसा इतना बड़ा पार्टी को 35 इयर्स को हम लोग खत्म करके 2011 में सत्ते में आए। उसके बाद आज जनता जनार्दन का साथ शायद मतलब टीएमसी से छोड़ के भाजपा के पास जा रहा है। ऐसे तो होता ही है, कोई तो मतलब आपका ये अच्छी बात है कि आपने ग्रेसफुली इस बात को स्वीकार किया। हाँ, वो ये कहने से चूक गई कि शुभेंदु अधिकारी भी पहले तृणमूल में थे, तो उन्हीं का आदमी जो है अगला मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, थोड़ा क्रेडिट ले सकती हैं इस नहीं, बीच का इसके जरिए। पहले तो देखिए, आज के विशिएटेड एटमॉस्फेयर तो में हम रह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं सुजाता जी को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं कि इतना इन्होंने जो बड़प्पन दिखाया है, ग्रेस दिखाया है, ये आज की पॉलिटी में टोटली मिसिंग है। तो सुजाता जी, पता नहीं आप कितने दिनों तक पॉलिटिक्स में रहें, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप बहुत सालों तक रहें। आप जैसे पॉलिटिशियंस की जरूरत है इस देश को। सही बात। दूसरा, जैसे आपने कहा, ये अश्विनी जी जो बात कर रहे हैं, एक सीधा सा सवाल है, अगर ये कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे हमें इंडिया अलायंस चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि बीजेपी कभी ना आए, बीजेपी कॉम्युनल है, बीजेपी करप्ट है, तो भैया ये स्टेट लेवल पे क्या हो जाता है? बीजेपी आपकी दोस्त हो जाती है क्या? अब देखिए, क्योंकि आपकी यूनिटी नहीं थी, आप कम्युनिस्ट और तृणमूल के साथ यूनाइटेड नहीं थे, 7.5 to 8% वोट जो तृणमूल को जा सकता था, वो अब आपने एक तरह से उनसे छीन लिया 2-वे कॉन्टेस्ट में। अब बीजेपी आ रहा है, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं। तो अब आपको इसमें ये डबल स्टैंडर्ड नहीं रखता। रशीद जी, आप बताइए इस बारे में। देखिए, आपने बिल्कुल बात जो आनंद रंगनाथन जी कह रहे हैं बिल्कुल उचित है, लेकिन देखिए हमारे देश में अलायंस पॉलिटिक्स जो होती है उसमें एक डोमिनेंट पार्टनर होता है, एक बड़ा भाई होता है। जैसे अभी हम एनडीए में देख रहे हैं, पहले आपने यूपीए देखा, यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट, जनता पार्टी, सब में एक डोमिनेंट पार्टनर होता है, दूसरा वो। अब इस समय विडंबना ये है विपक्ष में कि कोई अगर कांग्रेस वो विडंबना वो डोमिनेंट पार्टनर बनना चाहे तो लोग नहीं चाहते, वो को इक्वल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो बराबरी हो। जैसे न सिर्फ ममता बनर्जी वो रोल चाहती थी, बल्कि अखिलेश यादव, मतलब और इस हार के बाद तो सर, और इस हार के बाद तो सही में पैरिटी आ गई है। उन्होंने कहा भाई हम भी हार रहे हैं, तुम भी हार गए। इसमें अब राहुल गांधी जी का सिक्का थोड़ा ऊपर हो गया कि भाई कोई बात नहीं, हम अकेले हारने वाले नहीं है, तुम भी हारे हुए। सबसे बड़ी बात जो होती है कि जो मैंने आपसे कहा, जो विचारधारा का ऑल्टरनेटिव, भाजपा का कोई विकल्प नहीं है वोटर के पास में, जबकि सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल है उसमें बहुत सारे विकल्प है। आप उत्तर प्रदेश में तो आप बसपा को भी वोट दे सकते हैं, सपा को भी वोट दे सकते हैं, कांग्रेस को भी दे सकते हैं, और भी दलों को वोट दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरा जो खेमा होता है उसमें केवल जो पहले शिवसेना के विकल्प थी, शिवसेना को भी भाजपा ने अपने साथ कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा विपक्ष के साथ चैलेंज है। दूसरी बात, हमारे यहाँ देश में जो बनते हैं, जो नेशनल जो अलायंसेस बनते हैं, वो अलायंस केवल सत्ता के लिए होते हैं, वो 5 साल उसके लिए नहीं होते, कोऑर्डिनेशन के लिए। और सत्ता ही उसको जोड़ती। तमाम जितने भी, मैंने तो उसका स्टडी किया है, जितने भी फ्रंट बने हैं वो सिर्फ उनका अनाउंसमेंट होता है, मतलब उनकी बर्थ का, उनकी डेथ का अनाउंसमेंट कभी नहीं होता। क्या आपको पता चला? इस बीच में हमारे पास एक बहुत रोचक आंकड़ा आया है कि पश्चिम बंगाल के 5 ऐसे जिले हैं जिसकी सारी की सारी सीटों पर बीजेपी आ गए हैं। उसमें अलीपुरद्वार, झारग्राम, पुरुलिया, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी।
ये वो 5 जिले हैं जिसके की सारी सीटें बीजेपी जीत रही है। इसमें 2 तो बॉर्डर हैं, 2 तो बॉर्डर के इलाके हैं, यानी कि हाँ, तो यानी कि ये देखा जाए। और मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि जो मालदा, मुर्शिदाबाद और इस तरह के जो इलाके हैं जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगे हुए हैं, जहां पर की जो कि स्ट्रांग होल्ड माना जाता रहा है टीएमसी का, वहां पर भी अभी हाल फिलहाल थोड़ी देर पहले तक का मैं जो देख रहा था डेटा, उसमें वहां भी इस बार बीजेपी टोटल बेहतर कर रही है। इसका मतलब है कि घुसपैठ और ऐसे मुद्दे जिसको कि बीजेपी उठा रही थी, वहां के लोगों को समझ में आ रही है। जब भी ध्रुवीकरण होता है उसका पहले वही मैं फिर कर रहा हूँ सेकुलर जमात को उसका फायदा हुआ कि मुस्लिम वोट को कंसोलिडेशन एक तरफ कर लिया, हिंदू वोट का 50% मिल गया, 40% जैसे ममता को मिलता था और चुनाव जीत गए। अब अगर वो ध्रुवीकरण एक हो रहा है बहुसंख्यक में, तो 70% एक हो गए और 30% का कोई मतलब नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन ये तो कह रहे थे ना कि भाई 2 बातें कही जा रही थी इस बंगाल में, जब खास करके एग्जिट पोल तक जी लोग, बहुत सारे विश्लेषक इस बात को बहुत जोर देकर कह रहे थे कि भाई पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर कि आप हिंदू मुस्लिम वाला जो कार्ड है वो एक सीमा से ज्यादा नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। पहली बात वो ये कह रहे थे, और दूसरी बात ये कह रहे थे कि वो जो SIR और ये सारी बातें हैं ये भी इनके पक्ष में जा रही है। बंगाल घुसपैठ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये सब ऐसा लग रहा है देख के कि ये सारे मुद्दे बंगाल मूल रूप से देखिए हिंदू मुस्लिम हम कहते हैं ना तो बहुत सरलीकरण हो जाता है। बंगाल मूल रूप से मुस्लिम फंडामेंटलिज्म का स्टेट रहा है आजादी के पहले से, चाहे वो बंगाल के विभाजन की बात हो, उसके बाद चाहे वो डायरेक्ट एक्शन डे हो, चाहे विभाजन के समय के दंगे हो बांग्लादेश के साथ, तो ये तो लंबे समय से वो चीजें रही हैं, उसका रिएक्शन होता रहा है, लेकिन चुनाव परिणाम उस रूप में नहीं देखता था। क्योंकि जो पीड़ित हिंदू समाज था, हिंदुओं में सभी पीड़ित नहीं होते हैं, उनके लिए कोई अलग फ्रंट नहीं था। तो कभी कांग्रेस के साथ गए, कभी वामपंथियों के साथ गए। ममता जी ने भी पहले इस इश्यू को उठाया, दिखा रहे हैं, देखिए का मुद्दा ममता जी ने स्वयं उठाया, उसके लिए वामपंथियों से लड़ाई लड़ी थी। ये आप तस्वीरें देखिए, बैरकपुर की तस्वीरें हैं जहां पर कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है, भिड़ंत हो गई है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये दक्षिण 24 परगना में बैरकपुर रोड से लगा हुआ इलाका है, 1857 की क्रांति की ये जगह है। हाँ, लेकिन हालांकि फिर भी देखा जाए तो पिछले चुनाव और उसके पहले के चुनावों के मुकाबले बहुत कम हिंसा हुई है, और इसका श्रेय चुनाव आयोग को जाता है, सरकारों को जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये उम्मीद जताई जा रही थी, या यूं कहे कि आशंका जताई जा रही थी कि अगर गलती से इस बार टीएमसी फिर से सत्ता में आ गई तो इस बार बहुत ज्यादा वायलेंस हो सकता है। ये जो वायलेंस वाला, पॉलिटिकल वायलेंस वाला कल्चर है, क्या आपको लगता है कि यहां से अब बंगाल का एक नया चैप्टर, एक नया दौर उसके राजनीति में शुरू होने वाला है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस की हिस्ट्री है। बंगाल असेंबली में उन्होंने, जब CPIM थी सरकार, उन्होंने खुद माना है 29,000 पॉलिटिकल किलिंग्स हुई है। 90s की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है कि अब सडनली चुटकी बजी और पॉलिटिकल वायलेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन एक मैं हिंदू मुस्लिम पे एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, हिंदू मुस्लिम हम करते रहते हैं, हमें एंड में समझना चाहिए ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि आपसी लोगों में डिस्क्रिमिनेशन हम कभी खत्म कर पाएंगे, नहीं। ये नहीं होगा। रिलीजन अलग है और उनकी अपनी पसंद है, जो भी है अलग है। देखिए, हर चीज अलग है, तो वो हमें मानना पड़ेगा। चीजें अदरिंग होती है, हर जगह होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली अगर अपीजमेंट हो रही है, अगर आप घुसपैठियों को जानबूझ के ला रहे हैं ताकि आप वोट करें, वो दोनों पक्षों को पसंद नहीं आएगा। आप प्लीज समझिए ये, क्योंकि जब लाखों की तादाद में आप बीजेपी ने, शशि थरूर ने सबसे पहले कहा था कि 20 मिलियन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो हैं इलीगली इंडिया में आ गए। शशि का फैक्ट्स इंडिया में, किरण रिजिजू ने वही बात कही। लेकिन बीजेपी ने वापस कितने भेजे? 4,500। यूपीए ने ज्यादा भेजे। आप बॉर्डर की फेंसिंग की बात करते हैं, यूपीए ने ज्यादा बॉर्डर फेंस किया है एनडीए से। तो क्या ये माना जाए, एक बड़ा सवाल है कि क्या इस जीत के बाद या बंगाल में सरकार बना लेने के बाद बीजेपी के लिए घुसपैठ का जो मुद्दा है, क्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अब बढ़ना चाहिए, क्योंकि खत्म होना चाहिए कायदे से। उनको सॉल्व करना चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि राज्य सरकारें फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही। ये जो है वो घुसपैठियों का कार्ड बनवा देते हैं पहले से। ये नहीं कह सकते सॉल्व कर। लेकिन जो घुसपैठ को समर्थन देने वाली शक्तियां हैं, राजनीति और सत्ता से उनका अंत नहीं हुआ है।
उनको यहाँ ये रखने और बताइए, बाकी वो तंत्र गंगा है। साफ करने का भारतीय मुद्दा जनता खत्म हो पार्टी गया के क्या? लिए भारतीय जनता चुनौती है, पार्टी उन्होंने का? कहा है उनको खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप नहीं कह सकते हैं कि अब पश्चिम बंगाल सरकार हमको जमीन नहीं दे रही है। लेकिन रंगनाथन जी के मैं एक उत्तर दूंगा। देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, ये जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो पॉलिसी एंटी घुसपैठ बनाई, फेंसिंग वगैरह शुरू किया था, वो काम कंटिन्यू हुआ था। जरा उसको ठीक से स्टडी करिए। वो यूपीए सरकार में वर्क कंटिन्यू हुआ था। उस समय असम से लेकर चारों तरफ कंसंट्रेशन सेंटर सबसे पहले काम किया बिल्कुल नहीं, बहुत हद तक सही भी कह रहे हैं कि नरसिम्हा राव की सरकार में सबसे पहले बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंसिंग के लिए 1100 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, बजट में प्रावधान किया गया। किस राजनीतिक दल से थे? नहीं, ठीक है, मैं जो जिस दल के थे मैं बदल थोड़ी दूंगा, मैं तो नाम लेके कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि एक सरकार ने, मैं तो नाम लेके कह रहा हूं ना, 1100 करोड़ रुपए। लेकिन उसी समय पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार बैठी हुई थी जो ये कहती थी कि भाई ये गरीब लोग चाहे सीमा के उस पार रहते हैं या इस पार रहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया के सारे गरीबों का हित एक है। वहां एक ऐसी सरकार बैठी हुई थी जो वामपंथी विचारधारा की सरकार थी। उन्होंने कहा कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता। आप देखिए, एन राममोहन की किताब है इंसर्जेंट फ्रंटियर्स, उसमें पढ़िए, उन्होंने अपने मेमोयर में लिखा है कि कैसे वहां के चीफ सेक्रेटरी ने कह के 3 मिनट में बीएसएफ के डीजी को टरका दिया कि भाई आप फेंसिंग वंसिंग हमारे लिए कोई इशू नहीं है। कोलकाता में उन्होंने इनवाइट किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बांग्लादेशी इधर रहे कि उधर रहे, वो गरीब हैं, कहीं भी रह सकते हैं। भाई ऐसी सरकारें, पर मैं क्या कह रहा हूं, और सबसे बड़ी बात यह है 11 साल कि ये सरकार स्टेट में भी है जी, तो जो कोई कहता रहे उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अब आप लैंड ले, बॉर्डर